आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की धरती से मैं सौरभ तिवारी आप सभी विद्यार्थियों का अपने YouTube चैनल बीटी नॉलेज वर्ल्ड पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई अपना अध्ययन कर रहे होंगे। तो प्रिय विद्यार्थियों, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज की ये जो सीरीज चल रही है, जिसमें हम लोग अभी तक बहुत सारे नियमों के बारे में पढ़ चुके हैं और सिंपल सेंटेंस का निर्माण किस प्रकार से किया जा सकता है इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। अभी हम लोगों की बात चल रही है नाउन या जिरंड के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम लोग किस प्रकार से सिंपल सेंटेंस का निर्माण कर सकते हैं। इससे रिलेटेड हम लोग 8 नियमों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं, उसके पूरे कंसेप्ट को, उसके स्ट्रक्चर को जान चुके हैं और उसके ऊपर बेस्ड जितने भी सेंटेंसेज बनाए जा सकते हैं उस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम लोग सारी बातों का अध्ययन कर चुके हैं। उम्मीद करते हैं 8 नियम जो आपको बताए गए हैं, रूल नंबर 8 तक आपको सारी बातें क्लियर होंगी, आपके नोट्स प्रिपेयर होंगे और आप लोग अच्छे प्रकार से उन नोट्स का अध्ययन कर रहे होंगे। तो आज एक नए सेशन में हम लोग अपनी बात को उसी के ठीक आगे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग नियम नंबर 9 से आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो बिना देरी किए हम लोग आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। केवल सेशन स्टार्ट करने से पहले जो लोग अभी लाइव वीडियो को देख रहे हैं वो लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक इसको शेयर कर दें, जिससे सब लोग जुड़ पाएँ और इन सारे कंसेप्ट को आसानी से सीख पाएँ और समझ पाएँ। तो बिना देरी किए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सब लोग देखिएगा, हम लोग आज रूल नंबर 9 के ऊपर चर्चा कर रहे हैं और रूल नंबर 9 के लिए हमारे पास क्या कंडीशंस है, सब लोग सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे। रूल नंबर 9 ये कहता है कि यदि हमारे पास कोई 2 सेंटेंस यस1 और यस2 इस प्रकार दिए गए हैं, यदि हमारे पास कोई 2 सेंटेंस यस1 और यस2 इस प्रकार दिए गए हैं जिसमें हमें रीजन और उस रीजन का हमें रिजल्ट दिखाई दे रहा हो, यदि हमारे पास कोई 2 सेंटेंस यस1 और यस2 इस प्रकार दिए गए हो जिसमें हमें रीजन और रिजल्ट का रिलेशन दिखाई दे रहा हो, यानी कारण और परिणाम का संबंध दिखाई दे रहा हो, और हमें इन दोनों वाक्यों को जोड़कर सिंथेसाइज करके एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो, लेकिन जिरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हमें इसे सिंथेसाइज करना हो, तब हम ऐसी स्थिति में प्रीपोजिशन के रूप में जो रीजन दिखाने वाले, ऐसी स्थिति में हम प्रीपोजिशन के रूप में जो रीजन को एक्सप्रेस करने वाले प्रीपोजिशंस होते हैं उनका प्रयोग करते हैं। और हम यहाँ बेसिकली ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग करते हैं, जिसका हिंदी में मतलब होता है के कारण, और इसके जगह पे हम लोग ड्यू टू का भी प्रयोग कर सकते हैं और ड्यू टू का भी मतलब होता है के कारण। तो इस प्रकार हम लोग इस कंडीशन में 2 प्रकार के प्रीपोजिशंस का प्रयोग कर सकते हैं। पहला प्रीपोजिशन ऑन अकाउंट ऑफ है और दूसरा प्रीपोजिशन क्या है, ड्यू टू है, और दोनों का हिंदी अर्थ क्या होता है, के कारण होता है। आप पूरा नियम फिर ध्यान से सब लोग सुनेंगे, अपने कॉपी में किस प्रकार सब लोग लिखेंगे। यदि कोई 2 सेंटेंस यस1 और यस2 इस प्रकार दिए गए हों कि दोनों सेंटेंसेज में हमें रीजन और रिजल्ट का रिलेशन दिखाई दे, यानी कारण और परिणाम का संबंध दिखाई दे, और ऐसी स्थिति में दोनों वाक्यों को जोड़कर सिंथेसाइज करके जब हमें एक सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना हो इस नियम के अंतर्गत, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रीपोजिशन के रूप में या तो ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग करते हैं या ड्यू टू का प्रयोग करते हैं, और दोनों का जो हिंदी अर्थ होता है वो हमारे पास निकल के आता है के कारण। तो अगर हम लोगों को इसका पूरा स्ट्रक्चर देखना हो, तो हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे। अगर हम लोग ऑन अकाउंट ऑफ से शुरुआत कर रहे हैं तो हम लोग सबसे पहले ऑन अकाउंट ऑफ लिख देंगे, या हमारी ज़रूरत के अनुसार हम यहाँ ड्यू टू भी लिख सकते हैं। वैसे जहाँ पे ऑन अकाउंट ऑफ आएगा वहाँ पे हम लोग ड्यू टू भी लगा सकते हैं, दोनों में से हम अपने अनुरूप कोई भी प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऑन अकाउंट ऑफ हो गया, ड्यू टू हो गया, और उसके बाद जब ऑन अकाउंट ऑफ या ड्यू टू लगता है तो मैक्सिमम कंडीशन में इसके बाद हमें नाउन बनाना होता है, क्योंकि जिरंड से ज़्यादा आवश्यक यहाँ नाउन होता है। तो हम लोग ऑन अकाउंट ऑफ ड्यू टू कर देंगे और फिर आवश्यक नाउन या जिरंड लगा देंगे। वैसे मैक्सिमम कंडीशन में, इस कंडीशन में हमें नाउन ही लिखना होता है। और फिर उसके बाद अगर अदर पार्ट ऑफ पहले सेंटेंस का बचा रहता है तो उसको लिखते हैं, और फिर उसके बाद हम लोग बीच में कॉमा लगा देते हैं, और फिर आवश्यक सब्जेक्ट के साथ जो दूसरा सेंटेंस का रिमेनिंग पार्ट होता है उसको लिख देते हैं, और फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगा देते हैं। इस प्रकार से हमारा पूरे वाक्य का स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है, और ये जो निकल के वाक्य आता है ये अपने आप में क्या होता है, सिंपल सेंटेंस होता है।
तो ये स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रही है, अगर हम लोग ऑन अकाउंट ऑफ या ड्यू टू से शुरुआत करेंगे तो हमें बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा, और इसी सेम सेंटेंस को हम एक दूसरे स्ट्रक्चर द्वारा भी लिख सकते हैं। अगर हम लोग ऑन अकाउंट ऑफ और ड्यू टू को बीच में लिख देते हैं तो हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसमें क्या करना होगा, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट अपना लिखना होगा, फिर उसके बाद दूसरे वाले वाक्य का रिमेनिंग पार्ट पूरा लिख देना होगा, और फिर उसके बाद हम लोग अपना या तो ऑन अकाउंट ऑफ लिख देंगे, ऑन अकाउंट ऑफ लिख देंगे, या हम ड्यू टू लिख देंगे। दोनों में से हमें जिसका मन करेगा दोनों में से किसी का भी हम लोग यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग इसके बाद नाउन का या जिरंड का प्रयोग कर देंगे, और फिर रिमेनिंग पार्ट ऑफ पहला सेंटेंस लिख देंगे। इस प्रकार से हमारा पूरा वाक्य क्या हो जाएगा, एक सिंपल सेंटेंस में सिंथेसाइज हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस वाले स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो हमें कॉमा लगाना नेसेसरी रहेगा। अगर इस वाले स्ट्रक्चर द्वारा फॉलो करेंगे, जब हमारा प्रीपोजिशन बीच में आ जाएगा तब हमें कॉमा लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो इस प्रकार उम्मीद करते हैं कि जब रीजन और रिजल्ट वाला दिए गए वाक्यों में संबंध होगा तो इस प्रकार से हम लोग रीजन बताने वाले प्रीपोजिशन से यानी ऑन अकाउंट ऑफ और ड्यूटी का प्रयोग करके और इस स्ट्रक्चर को फॉलो करके हम लोग अपना सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक सबको बात समझ में आई होगी। हम लोग इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल्स लेते हैं, कुछ सेंटेंसेस लेते हैं जिससे हम लोगों को बात समझ में आए कि किस प्रकार से हम लोग इसको सिंथेसाइज करेंगे। तो हमारा सेंटेंस ये है, पहला सेंटेंस है, ही वाज इल, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, ही कुड नॉट गो टू स्कूल। तो पहला सेंटेंस है ही वाज इल, दूसरा ही कुड नॉट गो टू स्कूल। तो अगर हमें इन दोनों को सिंथेसाइज करना हो, सबसे पहले आप लोग देख लीजिए अर्थ क्या है। ही वाज इल मतलब वह बीमार था, ही कुड नॉट गो टू स्कूल वह विद्यालय नहीं जा सका। तो कह रहा है ही वाज इल वह बीमार था, और दूसरे में कह रहा है ही कुड नॉट गो टू स्कूल वह विद्यालय नहीं जा सका। तो हम लोग देख रहे हैं पहले वाक्य में हमें रीजन बता रहा है, कारण क्या था कि वह बीमार था, और दूसरे वाले वाक्य में हमें रिजल्ट दिखाई दे रहा है, परिणाम क्या हुआ कि वह विद्यालय नहीं जा सका। तो हमें रीजन और रिजल्ट दिखाई दे रहा है, तो हम लोग यहाँ रीजन बताने वाले प्रीपोजिशन का प्रयोग कर सकते हैं, यानी या तो हम ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग कर दें, ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग कर दें, अथवा हम लोग किसका प्रयोग कर दें, ड्यू टू का। दोनों में से किसी का भी प्रयोग अगर हम लोग करेंगे तो हमारा वाक्य बन जाएगा। हम लोग दोनों से करके देख लेते हैं। तो पहले प्रकार से हो जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ, ऑन अकाउंट ऑफ, और यहाँ पे जो इल है इसको हम लोग नाउन जब बनाएंगे तो हमारा हो जाएगा इलनेस। इल का जब हम लोग नाउन बना देंगे तो क्या हो जाएगा, इलनेस। तो हो जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, यानी बीमारी के कारण या बीमार होने के कारण, ऐसा भी कह सकते हैं, कामा ही कुड नॉट गो टू स्कूल, ही कुड नॉट गो टू स्कूल। तो ये पहले टाइप से हो गया। अथवा हम लोग ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग ना करके ड्यू टू का भी प्रयोग कर सकते हैं। ड्यू टू इलनेस ही कुड नॉट गो टू स्कूल, ही कुड नॉट गो टू स्कूल। अब अगर हम लोग प्रीपोजिशन को पहले लगा रहे हैं तो कॉमा लगाना आवश्यक है, और अगर हम लोग इसको बीच में लिख देते हैं तो हमें कॉमा भी नहीं लगाना पड़ेगा। अथवा हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, ही कुड नॉट गो टू स्कूल, ही कुड नॉट गो टू स्कूल ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस, ऑन अकाउंट ऑफ इलनेस। तो जब हम लोग ऑन अकाउंट ऑफ को बीच में लिख देंगे तो हमें देखिए कॉमा नहीं लगाना पड़ रहा है, लेकिन जब हम लोग ऑन अकाउंट ऑफ से वाक्य की शुरुआत कर रहे हैं तब हमें कॉमा लगाना पड़ रहा है। अथवा हम लोग इसको चौथे तरह से भी लिख सकते हैं। हम लोग लिख दे ही कुड नॉट गो टू स्कूल, ही कुड नॉट गो टू स्कूल ड्यू टू इलनेस। तो हमारा यह दिया गया सेंटेंस चार प्रकार से लिखा जा सकता है, चाहे ऑन अकाउंट ऑफ को शुरू में लिख के बीच में कॉमा लगा के हम लोग लिख दें, चाहे ऑन अकाउंट ऑफ को हम लोग बीच में लिख के कर दें, उसी प्रकार चाहे ड्यू टू को शुरुआत में और कॉमा लगा के कर दें या ड्यू टू को बीच में कर दें। तो इस दिए गए सेंटेंस को हम इस चार प्रकार से सिंथेसाइज कर सकते हैं, और इन चारों स्थितियों में जो ऑन अकाउंट ऑफ है और जो ड्यू टू है
वह कारण बताने वाले प्रीपोजिशन के रूप में काम कर रहा है। तो उम्मीद करते हैं आपको बात अच्छे से समझ में आ गई होगी कि रीजन रिजल्ट वाले में इस नियम का प्रयोग किस प्रकार किया जा सकता है। हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और सेंटेंस लेते हैं जिससे हमारी बातें और ज्यादा क्लियर हो। हमारा अगला सेंटेंस है, दूसरा सेंटेंस है, ही वाज in bad health. He was in bad health. He was in bad health. और दूसरा he could not attend the meeting. He could not attend the meeting. He could not attend the meeting. सर ध्यान समझेंगे। करा ही वह वाज था इन बैड हेल्थ मतलब बुरे स्वास्थ्य में, अर्थात उसका स्वास्थ्य क्या था, खराब था। करा ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, वह सभा को अटेंड नहीं कर सका, यानी सभा में शामिल नहीं हो सका। तो यहाँ पे हमारा पहले से यहाँ पे हेल्थ है, इस बार यह पहले से ही नाउन के रूप में बना बनाया है, तो हम लोग इसको लिख देंगे डायरेक्टली ऑन अकाउंट ऑफ बैड हेल्थ। ऑन अकाउंट ऑफ बैड हेल्थ, यहाँ हेल्थ क्या है, नाउन है। ऑन अकाउंट ऑफ बैड हेल्थ कामा ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग। ही कुड नॉट अटेंड द मीटिंग, अथवा क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू बैड हेल्थ ही कुड नॉट attend the meeting। हम लोग ऑन अकाउंट ऑफ को और ड्यू टू को बीच में भी प्रयोग करके कर सकते हैं। सब लोग कमेंट बॉक्स में अपने से आंसर लिख दीजिएगा, दोनों को बीच में करके हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं। अब हम लोग इसी टाइप का अगला सेंटेंस लेते हैं। उम्मीद कर रहे हैं सबको यहाँ तक बात समझ में आ रही होगी। सब लोग नोट्स पे अपना अच्छे से लिखते जाएंगे, चारों प्रकार से बना डालेंगे। अब अगला सेंटेंस है, He does not drink alcohol। He does not drink alcohol। और दूसरा सेंटेंस है, He is in poor health। He is in poor health। पहला सेंटेंस करा he does not drink, वह नहीं पीता है। करा एल्कोहल मतलब एल्कोहल शराब। करा he is in poor health, करा वह बुरे स्वास्थ्य में, अर्थात उसका स्वास्थ्य खराब है। तो करा खराब स्वास्थ्य होने के कारण करा वह एल्कोहल नहीं पीता है। तो हो जाएगा, हम लोग ऐसे लिख देंगे ऑन अकाउंट ऑफ पुअर हेल्थ। On account of poor health, he does not drink alcohol। अथवा हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, अगर सीधे सीधे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, he does not drink alcohol due to poor health। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वाला सेंटेंस भी समझ में आ गया होगा। हम लोग अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है, he had done या ऐसे लिख लेते हैं, he did excellent performance in the office। और दूसरा सेंटेंस है, he was promoted to
promoted to the he was promoted to the post of manager within a year। तो पहला वाक्य है, कह रहा ही डिड एक्सीलेंट परफॉर्मेंस, उसने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया इन द ऑफिस माने कार्यालय में, कह रहा उसने कार्यालय में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। कह रहा ही वाज प्रमोटेड, कह रहा उसकी पदोन्नति हो गई टू द पोस्ट ऑफ मैनेजर यानी प्रबंधक के पोस्ट तक, कह रहा विद इन अ ईयर मतलब एक वर्ष के अंदर ही। तो कारण क्या है कि उसने कार्यालय में बहुत उत्कृष्ट प्रदर्शन किया, परिणाम क्या हुआ कि उसे मैनेजर तक के पद को पदोन्नति मिल गई और एक वर्ष के अंदर ही। तो क्या हो जाएगा, on account of excellent performance। यहाँ परफॉर्मेंस अपने आप में नाउन है, पहले से बना है तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है। on account of excellent performance in the office और फिर हम लोग कामा लगा देंगे, हो जाएगा he was promoted to the post of manager within a year। हम लोग अगला सेंटेंस लेते हैं। अगला सेंटेंस है, हमारा the weather was bad, be cancelled our beach picnic तो यहाँ पे सेंटेंस कह रहा है कि द वेदर वाज बैड, कह रहा है कि जो मौसम था वह बेकार था, बी कैंसल्ड हम लोगों ने कैंसिल कर दिया, और बीच पिकनिक कह रहा है कि जो हम लोग समुद्र के किनारे पिकनिक मनाने जाने वाले थे हम लोगों ने उसे क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया। तो क्या हो जाएगा, ऑन अकाउंट ऑफ बैड वेदर कामा बी कैंसल्ड आवर बीच पिकनिक। हम एक तरह से आपको बना के दिखा दिए, आप और जो रिमेनिंग 3 तरह से इसको बनाया जा सकता है, सब लोग अपने से बना के कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएंगे। तो हम उम्मीद करते हैं आपको रूल नंबर 9 समझ में आ गया होगा कि जब हमें रीजन और रिजल्ट दिखाई देगा तो हम लोग 4 प्रकार से उन वाक्यों को बना सकते हैं। अब आसानी से आप उनमें से किसी का भी प्रयोग करके बना सकते हैं, या तो ऑन अकाउंट ऑफ का प्रयोग और ड्यू टू का प्रयोग प्रारंभ में करके, या तो दोनों का प्रयोग बीच में करके। जब प्रारंभ में करेंगे तो कॉमन नहीं लगेगा, कॉमन लगेगा, और जब बीच में कर देंगे तो कॉमन नहीं लगेगा। हम आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दे रहे हैं, सब लोग इसको करके हमें दिखाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे। पहला सेंटेंस है the condition of the throat was sore। The condition of the throat was sore। और दूसरा सेंटेंस है the president could not deliver the speech।
could not deliver the speech। हम इसका अर्थ आपको बता दें, आप लोगों को केवल बना के दिखाना है। द कंडीशन मतलब स्थिति, या द थ्रॉट मतलब गले की, वा स्वर मतलब खराब थी। कह रहा है जो गले की स्थिति थी वह खराब थी, और हो जाएगा द प्रेसिडेंट मतलब जो अध्यक्ष था, कुड नॉट डिलीवर, कह रहा है वह नहीं दे सका द स्पीच मतलब भाषण। कह रहा है कि जो प्रेसिडेंट था उसके गले की स्थिति क्या थी, खराब थी, कह रहा है इसीलिए वह क्या नहीं दे सका, भाषण नहीं दे सका। हम एक और आपको दे रहे हैं, आप लोग इसको भी करके दिखाएंगे। सेंटेंस है रमेश डिड अ ग्रेट वर्क, रमेश डिड अ ग्रेट वर्क इन द ऑफिस। दूसरा सेंटेंस, ही गॉट अ स्पेशल प्राइज, he got a special prize from his boss। आप लोग इन दोनों सेंटेंसेज को प्रैक्टिस के रूप में इस नियम के अंतर्गत लिखेंगे और अच्छे से नोट्स पे कर लेंगे, और साथ ही साथ दोनों सब लोग इन दोनों का कमेंट बॉक्स में हमें आंसर बताएंगे कि इसको सिंथेसाइज करने के बाद क्या हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं आपको नियम नंबर 9 अच्छे से समझ में आ गया होगा। हम लोग आगे बढ़ते हैं और नियम नंबर 9 जानने के बाद हम लोग अब बात करते हैं नियम नंबर 10 के ऊपर। सब लोग ध्यान से समझेंगे नियम नंबर 10 को, और हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग किस प्रकार के वाक्यों का सिंथेसाइज करेंगे। सर हमारी बात ध्यान से सुनेंगे। सर अपने कॉपी पे लिखेंगे रूल नंबर 9। रूल नंबर 9। अब हम लोग बात करते हैं रूल नंबर 9 के ऊपर। सर लोग ध्यान से हमारी बातों को समझेंगे रूल नंबर 9 की। तो रूल नंबर 9 को हम लोग पहले समझते हैं। रूल नंबर 9 हमसे क्या कहता है? देखिए रूल नंबर 9 हमसे ये कह रहा है, चलो हमारी बात ध्यान समझेंगे। रूल नंबर 9 हमसे क्या कहता है? अगर मान लेते हैं हमारे पास पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस, पहला सेंटेंस और दूसरा सेंटेंस इस प्रकार दिया गया हो, यदि हमारे पास कोई दो सेंटेंस यस1 और यस2 इस प्रकार दिया गया हो कि किसी एक सेंटेंस के कार्य का घटित होना, किसी एक सेंटेंस के कार्य का घटित होना, किसी एक सेंटेंस के कार्य का घटित होना दूसरे वाले सेंटेंस पर निर्भर हो, दूसरे वाले सेंटेंस पर निर्भर हो, किसी एक सेंटेंस के कार्य का घटित होना दूसरे वाले सेंटेंस पर क्या हो, निर्भर हो, दूसरे वाले सेंटेंस पर निर्भर हो, किसी एक वाक्य कार्य का घटित होना दूसरे वाले सेंटेंस पर क्या हो, निर्भर हो, अर्थात एक के बिना दूसरा संपन्न न हो पाए, अर्थात एक के बिना दूसरा संपन्न न हो, तब ऐसी स्थिति में के बिना अर्थ को ग्रहण करने के लिए, के बिना के अर्थ को ग्रहण करने के लिए हम प्रीपोजिशन के रूप में किसका प्रयोग करते हैं? विदाउट का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विदाउट का। सब लोग ध्यान से अपने कॉपी पे क्या लिखेंगे? यदि हमारे पास कोई दो सेंटेंस यस1 और यस2 इस प्रकार दिए गए हों कि दोनों जब वाक्यों का हम लोग अर्थ निकालें तो उसमें कोई घटना घटित हो रही हो, लेकिन एक घटना का घटित होना दूसरे के बिना पॉसिबल ना हो या दूसरे की सहायता के बिना पॉसिबल ना हो, तब ऐसी स्थिति में हमें के बिना का अर्थ ग्रहण करने के लिए विदाउट का प्रयोग करना पड़ता है। और यहाँ पे वाक्य में जो विदाउट होता है वह किसका काम कर रहा होता है? प्रीपोजिशन का। इसका मतलब ऐसी स्थिति में हम लोग प्रीपोजिशन विदाउट का प्रयोग करते हैं। और किसके पहले करते हैं? या तो नाउन के पूर्व या तो जिरेंड के पूर्व, जो आवश्यक होता है हम लोग उसको लगा देते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको पूरा नियम समझ में आया होगा कि दो सेंटेंस रहेंगे, कार्य का घटित होना एक दूसरे सेंटेंस पर निर्भर होगा, अर्थात एक के बिना दूसरा संपन्न नहीं हो सकता, तब ऐसी स्थिति में के बिना अर्थ ग्रहण करेगा वाक्य, इसीलिए हम लोग प्रीपोजिशन विदाउट का प्रयोग करेंगे। हम लोग इसका एग्जाम्पल लेते हैं और बातों को अच्छे समझते हैं। हमारा सेंटेंस है You helped me, you helped me। और दूसरा सेंटेंस है I would have been filled,
आई वुड हैव बीन फेल्ड। अब अगर दोनों वाक्यों को आप ध्यान से देखें, पहला सेंटेंस कह रहा है यू मतलब आपने या तुमने, हेल्प्ड सहायता की, मी मेरी, कह रहा तुमने मेरी सहायता की, कह रहा आई वुड हैव बीन फेल्ड, कह रहा है कि मैं असफल हो गया होता। तो कह रहा है तुमने मेरी सहायता की, कह रहा आई वुड हैव बीन फेल्ड, कह रहा है कि नहीं तो मैं क्या हो गया होता, असफल हो गया होता। यानी तुम्हारी सहायता के बिना, जब हम लोग दोनों को कंबाइन करेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, तुम्हारी सहायता के बिना मैं असफल हो गया होता। पहले अलग अलग अर्थ निकाल लीजिए, तुमने मेरी सहायता किया, मैं असफल हो गया होता, और जब दोनों को हम लोग सिंथेसाइज करेंगे एक सिंपल सेंटेंस में तब क्या होगा, तुम्हारी सहायता के बिना मैं असफल हो गया होता, या मैं तुम्हारी सहायता के बिना असफल हो गया होता। तो हम लोग इसको कैसे बनाएंगे, दूसरे वाले सेंटेंस को पहले लिख देंगे, आई वुड हैव बीन फेल्ड, आई वुड हैव बीन फेल्ड, मैं असफल हो गया होता, विदाउट योर हेल्प, विदाउट योर हेल्प। यहां पे हेल्प किसका काम कर रहा है, नाउन का काम कर रहा है, और विदाउट यहां किसका काम कर रहा है, प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। तो हम लोग इस प्रकार देख रहे हैं कि नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम इस दिए गए सेंटेंस को किस में कन्वर्ट कर दिए, सिंपल सेंटेंस में। तो उम्मीद करते हैं आपको बात अच्छे समझ में आ गई होगी कि जब कोई दो सेंटेंस इस प्रकार दिए गए हो कि किसी एक कार्य का संपन्न होना दूसरे के बिना संभव न हो, तब ऐसी स्थिति में हम लोग के बिना के अर्थ को ग्रहण करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, प्रीपोजिशन में विदाउट का प्रयोग करते हैं। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। एक एग्जाम्पल हम आपको और दिखा रहे हैं, जैसे हम कह दें यू हेल्प्ड मी, यू हेल्प्ड मी, और दूसरा सेंटेंस है आई वुड have been, I would have been drowned, I would have been drowned, I would have been drowned। सेंटेंस कह रहा है यू मतलब तुमने, हेल्प्ड सहायता की, मी मतलब मेरी, कह रहा आपने या तुमने मेरी सहायता की, आई वुड हैव बीन ड्राउन्ड, मैं डूब गया होता, मैं डूब गया होता। कह रहा है कि अगर तुमने मेरी सहायता नहीं की होती तो मैं क्या हो गया होता, डूब गया होता, यानी मैं तुम्हारी सहायता के बिना डूब गया होता। तो अगर हम लोग इसको लिखना चाहें, पहले दूसरा वाक्य लिखेंगे, आई वुड हैव बीन drowned, I would have been drowned without your help, without your help। करा आई वुड हैव बीन ड्रॉन्ड, मैं डूब गया होता, विदाउट योर हेल्प मतलब बिना तुम्हारी सहायता के, तुम्हारी सहायता के बिना मैं क्या हो गया होता, डूब गया होता। हम लोग इसको अथवा ऐसे भी करके लिख सकते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख दें विदाउट योर हेल्प, विदाउट योर हेल्प, कॉमा आई वुड हैव बीन ड्रॉन्ड, आई वुड हैव बीन ड्रॉन्ड। जब हम लोग विदाउट से वाक्य की शुरुआत करेंगे तो हमें बीच में कॉमा लगाना पड़ेगा, और जब हम लोग विदाउट का प्रयोग बीच में कर देंगे तो हमें कॉमा लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊपर वाले सेंटेंस को भी हम ऐसा लिख सकते हैं, विदाउट योर हेल्प, कॉमा आई वुड हैव बीन फेल्ड, आई वुड हैव बीन फेल्ड। तो उम्मीद करते हैं आपको ये दोनों सेंटेंसेस भी अच्छे समझ में आ गए होंगे और इस नियम की पुष्टि हो गई होगी कि जब एक वाक्य के बिना, एक वाक्य के कार्य के बिना दूसरे वाक्य का कार्य संपन्न न हो तो हम लोग इस रूल को अप्लाई कर सकते हैं। हम आपको प्रैक्टिस के लिए 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, आप लोग इसको कॉपी पे भी लिख लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर भी बताइएगा कि उसका आंसर क्या आता है। पहला सेंटेंस है मुकेश हेल्प्ड मी, आई वुड हैव बीन, आई वुड हैव बीन फेल्ड, आई वुड हैव बीन फेल्ड। एक सब लोग ये करके दिखाएंगे। और चौथा, राम
cared me, Ram cared me, I would have been destroyed. I would have been destroyed my all important things. आपको इन दोनों सेंटेंसेज को इस नियम द्वारा बनाना है जिससे आपको पूरा रूल नंबर 9 क्लियर हो जाए और कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर हमें बताएंगे। तो हम लोग रूल नंबर 9 तक अच्छे से बातों को समझ गए। रूल नंबर 9 और रूल नंबर 10, एक्चुअली ये रूल नंबर 10 था। हम लोग रूल नंबर 10 तक की बातों को अच्छे से समझ गए। रूल नंबर 10 तक की बातों को अच्छे से समझ गए। हम आपको एक इंपॉर्टेंट बात और बता दे रहे हैं। सर ध्यान से हमारी बातों को सुन लें, ध्यान से हमारी बातों को सुन लें। एक रूल नंबर 11 भी हम आपको बता दे रहे हैं। रूल नंबर 11 भी हम आपको बता दे रहे हैं। सब लोग ध्यान समझेंगे रूल नंबर 11 को। अच्छा, रूल नंबर 11 कब अप्लाई होगा? रूल नंबर 11 तब अप्लाई होगा कि यदि कोई दो सेंटेंस यस1 और यस2 इस प्रकार दिए गए हों, यदि कोई दो सेंटेंस यस1 और यस2 इस प्रकार दिए गए हों जिसमें हमें किसी के बिहेवियर संबंधित बातों का पता चल रहा हो, यानी बिहेवियर या व्यवहार हमें दिखाई दे रहा हो, बिहेवियर या व्यवहार दिखाई दे रहा हो। क्या दिखाई दे रहा हो? बिहेवियर संबंधित बातों के बारे में बताया गया हो, चाहे या डायरेक्टली वर्ड ही हमको दिखाई दे जाए बिहेवियर नामक। यानी दो वाक्य यदि S1 S2 इस प्रकार दिए गए हो जिसमें हमें बिहेवियर व्यवहार दिखाई दे रहा हो, तब ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करते हैं? प्रीपोजिशन के रूप में एट का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देते हैं? एट का प्रयोग कर देते हैं। प्रीपोजिशन के रूप में हम लोग किसका प्रयोग कर देते हैं? एट का प्रयोग कर देते हैं। बेसिकली ऐसे सेंटेंसेस जब आते हैं तो उसमें बिहेवियर नामक वर्ड आपको जरूर दिखाई देगा, और बिहेवियर जब आएगा वो अपने आप में नाउन रहेगा, और उसके पहले हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे? एट का प्रयोग कर देंगे प्रीपोजिशन के रूप में। तो ऐसी स्थिति में दोनों वाक्य सिंथेसाइज होकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? एक सिंपल सेंटेंस में। हम इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं, आपको बात समझ में आएगी। जैसे he behaved rudely with me, he behaved rudely with me, he behaved rudely with me। और दूसरा सेंटेंस है I was quite displeased, I was quite displeased, I was quite displeased। अब इन दोनों सेंटेंस को ध्यान से देखिए। कह रहा है ही मतलब उसने बिहेव्ड व्यवहार किया रूडली, बेकार तरीके से। रूड मतलब क्या होता? अशिष्ट तरीके से। कह रहा ही मतलब उसने बिहेव्ड व्यवहार किया रूडली, अशिष्ट तरीके से। विथ मी मतलब मेरे साथ। कह रहा आई वॉज क्वाइट डिस्प्लेड, मैं अत्यधिक अप्रसन्न था। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं किसी व्यक्ति के बिहेवियर की बात हो रही है और उसके अशिष्ट बिहेवियर की बात हो रही है, अशिष्ट व्यवहार की बात हो रही है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग बिहेवियर संबंधित वाक्यों को जोड़ते समय किसका प्रयोग कर देते हैं? एट का। तो क्या हो जाएगा? I was quite displeased, I was quite displeased, I was quite displeased at his rude behavior, at his rude behavior। इस वाले सेंटेंस में जो रूडली है वह यहाँ एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि वर्ब के बाद प्रयोग किया गया है तो वर्ब की विशेषता बता रहा है। लेकिन यहाँ पे बिहेवियर अपने आप में क्या है? नाउन है। और जब हम लोग इसके पहले रूड यूज करेंगे तो हम किसके रूप में यूज करेंगे? एडजेक्टिव के रूप में। इसीलिए हम लोग यल वाई को क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो हो जाएगा आई वॉज क्वाइट डिस्प्लेस्ड, मैं अत्यधिक अप्रसन्न था। एट मतलब पर, हिज उसके, रूड अशिष्ट, बिहेवियर मतलब व्यवहार पे, मैं उसके अशिष्ट व्यवहार पर अत्यधिक क्या था? अप्रसन्न था। एक सेंटेंस हम और लेते हैं, जैसे सी बिहेव्ड रूडली विथ हर सिस्टर। दूसरा सेंटेंस सी वाज क्वाइट एंग्री।
सी वॉज क्वाइट एंग्री। करा है कि उसने अपनी बहन के साथ बहुत अशिष्टतापूर्वक व्यवहार किया। सी वॉज क्वाइट एंग्री, करा इस बात पे वो अत्यधिक क्या हो गई थी, क्रोधित हो गई थी। तो इसको हम लोग अगर बनाएंगे तो हो जाएगा सी वॉज क्वाइट एंग्री, सी वॉज क्वाइट एंग्री एट हर सिस्टर rude बिहेवियर। तो हम लोग इस प्रकार से जब बिहेवियर संबंधित हमें शब्द दिखाई देगा, वर्ड दिखाई देगा दिए गए सेंटेंसेज में, तो हम लोग बिहेवियर के कंडीशन में किसका प्रयोग कर देते हैं, एट का प्रयोग कर देते हैं। एक सेंटेंस और अपने करके दिखाएंगे, सीता बिहेव्ड badly in the function। अरे भैया मैथ वाला फंक्शन नहीं, फंक्शन यहाँ पे जो नॉर्मली सब लोग प्रोग्राम करते हैं वहां वाला। तो कह रहा है सीता बिहेव्ड बैडली इन द फंक्शन। और दूसरा सेंटेंस है हर पेरेंट्स became very angry। तो सब लोग इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका इस वाले नियम द्वारा, बिहेवियर वाले नियम द्वारा कैसे बनेगा। चलो आसानी से इसको बना के कमेंट बॉक्स में हमें दिखाएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का रूल नंबर 9, रूल नंबर 10 और रूल नंबर 11 तीनों समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से नाउन या जिरंड के पूर्व जितनी कंडीशंस बन सकती थी, हम आपको सारे कंडीशन के ऊपर बेस्ड नियम बता दिए हैं। जब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे तो हम लोग इसके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज को देखेंगे। एक ही वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज के मैक्सिमम क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको नाउन या जिरंड के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके किन किन स्थितियों में सिंथेसिस करके सिंपल सेंटेंस का निर्माण हो सकता है, सारी बातें सबको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको सारी बातें समझ में आ गई, आप लोग कमेंट करिएगा, थम्स अप करिएगा, थम्स अप कर दीजिए सब लोग की बातें समझ में आ गई। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करिएगा। और जहाँ भी सोशल साइट्स के माध्यम से आप इसको क्लास 12 के बच्चों को भेज सकते हैं, वहाँ पर आप लोग भेजिएगा। बाकी वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा। और जो लोग पहली बार वीडियो को देख रहे हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएंगे। और हम लोग मिलते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग सारी बातें समझ गए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसी के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज को करेंगे, कंप्लीट कर लेंगे, जिससे हमारा ये वाला पूरा जो नाउन या जिरंड के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके पूरा एक्सरसाइज से लेकर रूल तक की सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। और तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।